दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास तो 20% काम भी नहीं है बाकी स्टेटों के मुताबिक, उसमें भी अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। देखिए दिल्ली में क्या क्या है, दिल्ली में कोई भी दिल्ली सरकार को यूनिवर्सिटियों में पैसा नहीं देना पड़ता, सारी यूनिवर्सिटियां जो है केंद्र सरकार चलाती है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबके पैसे तनख्वाह केंद्र सरकार देती है, तो दिल्ली सरकार को ये पैसा नहीं देना पड़ता। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस जो है उसका पैसा भी सारा केंद्र सरकार देती है, दिल्ली की सरकार को उसमें भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता। दिल्ली के अंदर हेल्थ सर्विसेज है या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ऐसे कितने सैकड़ों हॉस्पिटल हैं जो केंद्र की सरकार चलाती है, दिल्ली की सरकार को वहां भी नहीं पैसा देना पड़ता है। अगर आपका बेटा क्रिकेट या बैडमिंटन या हॉकी या फुटबॉल खेलकर अव्वल आता है और उसको सरकारी नौकरी मिलती है एसपी डीएसपी की या रेलवे में बोर्ड में, तो मेरा बच्चा अगर गतका जीतकर भी आता है, अव्वल आता है, तो उसको भी उसी तरह सरकारी नौकरी मिले, प्रोफेसर की, एसपी की, डीएसपी की, इंस्पेक्टर की। ये पहली बार देश में हुआ। पाकिस्तान के साथ उस वक्त में जब लड़ाई का माहौल बना पड़ा हो और भारत के नागरिकों को ये कहना कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक कॉरिडोर खोलना गुरुद्वारे के लिए शायद कोई वोटर के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। ऐसे में मोदी जी द्वारा स्टैंड लेना कि नहीं, गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रकाश पर्व आ रहा है, ये सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र समय है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। तो कोई प्रधानमंत्री आज तक कर नहीं पाया, सोच भी नहीं पाया किस तरीके की साहिबजादों की शहादत हुई। और वो मानते थे कि अगर देश के बच्चे को इनका इतिहास पढ़ता होगा तो मेरे देश की सोच कुछ और होगी। तो 1984 के पीड़ित हैं, उनके परिवारों को नौकरी देने के लिए हमें हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटकाने पड़े। नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिख राजनीति के धुरंधर और रजौरी गार्डन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा जी, आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिरसा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, मैं पिछले 3 दशक से दिल्ली की राजनीति को देख रहा हूँ, देश की राजनीति पर भी मेरी नज़र है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने सिखों को दंगों में मारा, 84 के दंगों में, उस कांग्रेस को सिखों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। क्या कारण है? नहीं, ये मैं नहीं मानता इसको। ठीक ही बात आपने ठीक कही कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर उसी पार्टी का दोबारा से राज स्थापित होना ये साबित करता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले खास तौर पर मोदी जी के एरा के दौरान जैसे काम किए, उन कामों का कोई बख्यान नहीं हुआ, उन कामों की कोई चर्चा नहीं कभी हुई। मैं खुद ये आके बड़ा हैरान हुआ कि जब मैंने भी भाजपा ज्वाइन की कि ऐसे ऐसे काम पार्टी ने किए या मोदी जी ने किए जिनकी कोई पिछले 30 साल या 50 साल 60 साल में हिस्ट्री के बराबर, हिस्ट्री में भी नहीं ऐसा कोई काम हुए थे। अब करतारपुर का लांघा खुल जाना, करतारपुर का लांघा लगता है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त में जब लड़ाई का माहौल बना पड़ा हो और भारत के नागरिकों को ये कहना कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक कॉरिडोर खोलना गुरुद्वारे के लिए शायद कोई वोटर के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। ऐसे में मोदी जी द्वारा स्टैंड लेना कि नहीं, गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रकाश पर्व आ रहा है, ये सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र समय है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आज तक कर नहीं पाया, सोच भी नहीं पाया। अब सोचिए, मैं बड़ा हैरान हूं कि हमारी कम्युनिटी को भी ये बातों का नहीं पता। इस देश के अंदर वाहद एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो साहिबजादों को समर्पित है। 26 जनवरी राष्ट्रीय दिवस है, 15 अगस्त राष्ट्रीय दिवस है, किसी धर्म के नाम से कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है यहाँ पे। केवल और केवल 26 दिसंबर एक राष्ट्रीय दिवस है जो मोदी जी के बहुत दिल के पास थी यह विषय, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी रहे थे। उन्होंने देखा फतेहगढ़ साहब में जाकर किस तरीके की साहिबजादों की शहादत हुई, और वो मानते थे कि अगर देश के बच्चे को इनका इतिहास पढ़ता होगा तो मेरे देश की सोच कुछ और होगी। जो मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत मानता हूं, वो भारत श्रेष्ठ तभी हो सकता है जब ऐसे बच्चों का इतिहास लोगों को पता हो। ऐसी अद्भुत जो एक गाथा है शहादत की, जो कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसे 7 साल और 9 साल की उम्र, 6 साल और 9 साल की उम्र के अंदर ऐसी महान शहादत हो, ये हर बच्चे के लिए आदर्श होना चाहिए। और उन्होंने साबित करके दिखाया, देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस बनाया। अब जानकर आप हैरान होंगे, देश के अंदर मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि जिन बच्चों को अंग्रेजी आती है, नहीं आती, लेकिन अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो किसी भी पार्लियामेंट्री फोर्स के अंदर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो पंजाबी में, गुरमुखी में ही आप टेस्ट देके नौकरी पा सकते हैं। और यहाँ तक आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तब भी आपको जी और नीट का एग्जाम देने के लिए पंजाबी में एग्जाम पास करके नौकरी पा सकते हैं। देखिए, हमारा मार्शल आर्ट है गतका, ठीक है, ये एक ही केवल ऐसा मार्शल आर्ट है जिसको राष्ट्रीय खेलों में स्थान दिया गया। मतलब अगर आपका बेटा क्रिकेट या बैडमिंटन या हॉकी या फुटबॉल खेलकर अव्वल आता है और उसको सरकारी नौकरी मिलती है एसपी डीएसपी की या रेलवे में बोर्ड में, तो मेरा बच्चा अगर गतका जीतकर भी आता है, अव्वल आता है, तो उसको भी उसी तरह सरकारी नौकरी मिले, प्रोफेसर की, एसपी की, डीएसपी की, इंस्पेक्टर की। ये पहली बार देश में हुआ।
तो मेरा मानना है कि जो किस मोदी जी ने किया, साहिबजादों का इतिहास स्कूलों की किताबों में लेके आना, पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाना कि आपके आदर्श कौन हो सकते हैं। भाई जो भी साहिबजादों के आदर्श जो मानेगा, जो उनको पढ़ेगा उनके इतिहास में, आप सोच के देखिए उस बच्चे में ताकत कैसी होगी। तो ऐसे अनेकों मोदी जी ने काम किए 1984 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाना। कोई सोच सकता था सज्जन कुमार जैसे लोग जेल में जाएंगे कभी? एसआईटी बनाकर उन लोगों को जेलों में डालना। कमलनाथ का केस हो, जगदीश टाइटलर क्लीन चिट लेकर बैठा था, कानपुर के लोग कत्लेआम करने के बाद उनके एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई थी, और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अब दोबारा उनको इंसाफ मिल सकता है। और जो कत्लेआम करने वाले लोग थे वो घरों में आराम कर रहे थे। ऐसे 32 लोगों पे मुकदमे दर्ज करके वापस उठा के जेलों में बंद करना, ये कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इसलिए मोदी जी ने देश में सिखों के लिए बहुत किया है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं है। और उसका प्रचार प्रसार इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो हमारी लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत फोकस नहीं कर पाई। उन्होंने जो मोदी जी ने कर दिया वो मोदी जी तक सीमित रह गया, उसको नीचे तक नहीं हम पहुंचा पाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कमी है। और आज भी हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना काम वो करते हैं, उसके मुताबिक हम उसका प्रचार लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। अभी हाल ही में एलजी ने विधवा कॉलोनी में जाके एक उद्घाटन किया, काम किया, और उसकी कॉलोनी का नाम बदलने का भी काम किया, और जो 84 पीड़ित के जो थे उनकी नौकरी देने की भी जो बातें हो रही हैं, इसको आप कहाँ तक क्या सही मानते हैं? देखिए, आप सुनकर हैरान होंगे, ये भी इस देश में पहली बार हुआ है। जो 1984 के पीड़ित हैं उनके परिवारों को नौकरी देने के लिए हमें हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटकाने पड़े, कोई सुनवाई ना हुई। कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, अब उनकी एज निकल चुकी है, उनके पास शिक्षा नहीं है। अभी कैसी होगी? जिसके पिता को जिंदा जला दिया गया, उसके माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेज सकते हैं? और उसके बाद उनका घर कहां बसाया गया? सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर के घरों के पास में। और उनकी कैसी हिम्मत अपने बच्चों को स्कूल भेजने की? लेकिन ये सरकार ने फैसला लिया इनकी नौकरी की सारी योग्यताएं जो हैं खत्म की जाए। ना इनकी एज योग्यता होनी चाहिए, ना इनकी क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए, बस एक ही बात है, ये पीड़ित परिवार से हैं, इनको नौकरी दी जाए। और फिर भी अगर कोई 50 साल से ऊपर चले गया तो छोड़िए, उसके बच्चों को दे दीजिए। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है। इस नोटिफिकेशन से अब तक 100 लोगों को नौकरी सरकारी मिल चुकी है। ये इतिहास में किसी ने नहीं किया, ये भी मोदी जी करने में संभव हुए। और उस विधवा कॉलोनी, जिसको विधवा कॉलोनी कहा जाता है, कितना पीड़ित है। 1984 की दंगा पीड़ित विधवा कॉलोनी, दंगा पीड़ित विधवा कॉलोनी, कितना पीड़ा होती थी। और उसका नाम भी बदलकर एक पवित्र नाम के ऊपर रखना, ये बताता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, उनकी सोच क्या सिखों के प्रति। लेकिन ये आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम उस लेवल तक उस बात को जाके पहुंचाने में नाकाम रहे। ये हमारी नाकामी है। एक दिल्ली में जो सिख कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी है, ये पहले विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो भरपूर साथ दिया बीजेपी का, और बीजेपी सत्ता में भी आई। उसके बाद से लगातार डाउन जा रहा है। इसका मतलब क्या कारण है? हमारी लीडरशिप की कमी, लीडरशिप क्राइसिस है बहुत बड़े पार्टी के अंदर। हमारी जो लीडरशिप है वो वोटों में नहीं तब्दील कर पाई। जो हमारी पार्टी की सोच है उसको विपरीत तरीके से पेश किया गया और हम उसका स्पष्टीकरण कभी ना दे पाए। ऐसे अनेकों कारण बनते गए, एक के बाद एक जुड़ते गए, और वो ऐसा जुड़ते गए कि उनके ऊपर ना तो स्पष्टीकरण, ना कोई लीडरशिप का कोई ऐसा व्यू था, उसके ऊपर क्लियर व्यू ही नहीं था। उसके चलते हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ा, सिख भी और पंजाबी भी। आज देखिए, पंजाबी कम्युनिटी का दिल्ली में बहुत बड़ा योगदान होता था सरकार में। मैं आपको याद दिलाऊं, जब तक शीला दीक्षित जी रहे तब तक जो मंत्रालय होते थे उनके अंदर एक असिस्टेंट होता था जो मिनिस्टर के साथ होता था, जो सिर्फ पंजाबी का असिस्टेंट होता था, क्योंकि पंजाबी में चिट्ठियां आती हैं, उसको पंजाबी में अब तो पंजाबी को मंत्री भी नहीं बनाते। आप देखिए, ये 10 साल का पहला 13 साल की सरकार चली है अरविंद केजरीवाल जी की, 12 साल पहला रहे और फिर बाद में 10 साल, एक भी पंजाबी को मंत्री तक नहीं बनाया, एक भी सिख को मंत्री तक नहीं बनाया। लेकिन झूठ और फ्रॉड के ऊपर सरकार चला ली और फिर भी उनको वोटें मिल गई। लेकिन वही बात है, अब एक्सपोज भी अभी हुए, तो ही जाके इतना एक्सपोजर भी तो ही हुआ, पता लोगों को लगा कि तो बड़ा ही बेईमान आदमी है, हर तरीके से चलता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हर तरीके से चलता है। अभी एक ताज़ा मैं घटनाक्रम देख रहा हूँ, जो बहुत बड़े सिंगर है पंजाब के, दिलजीत दोसांझ जी, वो पहले किसान आंदोलन में मोदी जी की बुराई करते थे, और अभी उनका हृदय अचानक से परिवर्तित हुआ, मोदी जी से मिल के आया। उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, मैं जानना चाहता हूँ कौन है। देखिए, मैं नहीं मानता कि ऐसा था कि कोई बुराई करते थे। देखो, किसान संघर्ष के दौरान बहुत सारे लोग थे जो लोग किसानों के हक में खड़े थे, कि किसानों का मानना था कानून ठीक नहीं है,
और मोदी जी ने अंत में ये कहा कि अगर किसान भाई जिनके लिए मैं कर रहा हूं, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के ऊपर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि मैं ये कानून वापस देता हूं, अगर आप इस संतुष्ट नहीं जिनके लिए करने जा रहा हूं तो मैं इस पवित्र दिन पे ये फैसला लेता हूं। उसके बाद विषय खत्म हो जाता है। कानून तो किसानों के हैं, उसका सिख धर्म से तो वास्ता नहीं था, किसानी से वास्ता था। लेकिन उसका जो कुछ शरारती लोग थे उन्होंने उसका दुष्प्रचार करना शुरू किया बाद में। दलजीत दोसांझ आज हमारे एक सिख आइकॉन है, एक देश का एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर मेरे भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाबियत को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाबी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक म्यूजिक का इतना बड़ा कलाकार जो है उसको हम जात धर्म और पार्टियों के नाम पर जब जोड़कर देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसका गलत मैसेज आता है। दलजीत दोसांझ को देश के प्रधानमंत्री मिले, हमें बड़ी खुशी हुई जब हमने देखा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि हमारा आइकॉन तो आज की डेट में म्यूजिक इंडस्ट्री में तो वही है। पहला इंसान है इस भारत देश का जिसने कोचेला जैसा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया, भारत का झंडा ऊंचा हुआ। और मैं मोदी जी का विशाल हृदय मानता हूँ जिन्होंने ये समझा कि मेरे देश का अगर कोई झंडा ऊंचा करता है, मेरे देश के गीत संगीत को, म्यूजिक को दुनिया में पेश करता है तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने उसका सम्मान किया, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरे को लगता है कि इससे एक बहुत अच्छा संदेश गया, हमारी कम्युनिटी में भी संदेश गया, मेरे पंजाब में भी संदेश गया और दुनिया भर में ये संदेश गया कि मोदी जी की सोच क्या है। पिछले 11 साल से लगभग दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 11 साल में दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँची है? मैं आपको 2 लाइनों में अगर इसको बताऊं तो आप भी मेरी बात का, और अरविंद केजरीवाल जी के पास मेरी बात का जवाब नहीं, आप भी इस बात को मानेंगे। हर चीज़ का कोई पैमाना होता है। आज दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरत सिटी कौन है, उसका पैमाना क्या है कि वहाँ पे लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना रहना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 2013 में अगर कोई दिल्ली से एक प्लॉट बेच के गुड़गांव जाना चाहता था तो उसको 3 से 4 प्लॉट गुड़गांव में मिल जाते थे। मतलब गुड़गांव के रेट दिल्ली के मुताबिक 1/4 थे, 1/4 थे। हरियाणा और दिल्ली में लगातार दोनों सरकारें, वहां बीजेपी की लगातार सरकार रही, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार रही। अब आप देखिए कि इन 12-13 सालों में क्या अंतर आ गया। गुड़गांव में तो इतनी तरक्की होगी, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और दिल्ली राजधानी होने के बावजूद इतनी बर्बाद होगी और इतनी कूड़ा बना के रख दी इन्होंने कि आज दिल्ली का एक प्लॉट बेचें तो गुड़गांव में एक प्लॉट भी नहीं डीएलएफ नहीं ले सकते। डीएलएफ के रेट दिल्ली की प्रॉपर्टी से रेट ज्यादा है। देखिए वो कितना आबाद हो गया, खूबसूरत शहर बन गया, उसके रेट 4 गुना बढ़ गए, और दिल्ली राजधानी होने के बावजूद कितनी पिछड़ गई। ये स्पष्ट बताता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने 12 सालों में दिल्ली को बर्बाद करने में क्या क्या योगदान दिया। देखिए दिल्ली में क्या है, दिल्ली सरकार चलानी इतनी आसान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास तो 20% काम भी नहीं है बाकी स्टेटों के मुताबिक, उसमें भी अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। देखिए दिल्ली में क्या क्या है। दिल्ली में कोई भी दिल्ली सरकार को यूनिवर्सिटियों में पैसा नहीं देना पड़ता। सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं केंद्र सरकार चलाती है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबके पैसे तनख्वाह केंद्र सरकार देती है, तो दिल्ली सरकार को ये पैसा नहीं देना पड़ता। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस जो है उसका पैसा भी सारा केंद्र सरकार देती है, दिल्ली की सरकार को उसमें भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता। दिल्ली के अंदर हेल्थ सर्विसेज है, या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, या सफदरजंग हॉस्पिटल है, या ऐसे अनेकों दिल्ली के अंदर अपना लोकनायक राम मनोहर हॉस्पिटल, ऐसे कितने सैकड़ों हॉस्पिटल हैं जो केंद्र की सरकार चलाती है, दिल्ली की सरकार को वहां भी नहीं पैसा देना पड़ता। फिर एनडीएमसी का एरिया है, दिल्ली का बहुत बड़ा एरिया एनडीएमसी का है, वो भी केंद्र सरकार पैसे देती है, दिल्ली को पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ता। फिर आइए हर स्टेट में क्या है, किसानी सबसे बड़ी है, और किसानी के इतने बड़े डिपार्टमेंट हैं, इतना बड़ा कनाल सिस्टम लगाना पड़ता है, इतनी बड़ी तारे बिजली की बिछाने पड़ते हैं, और दिल्ली केवल 200 किलोमीटर में सिमट जाती है। दिल्ली के अंदर एक भी रुपया जो है किसानी के नाम पर नहीं देना पड़ता। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट ही नहीं है, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट नहीं है, आपका क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट नहीं है, कनाल का डिपार्टमेंट नहीं है, इरिगेशन कनाल का डिपार्टमेंट नहीं है। आप देख के देखिए कि कितने डिपार्टमेंट ही नहीं है यहाँ पर। इसके बावजूद दिल्ली आज कर्जे के नीचे दबी पड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक फेल मुख्यमंत्री है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या 4 काम करने थे, क्या 4 काम थे? क्या? पीने का पानी क्या मिल रहा है? गटर का पानी मिल रहा है। दूसरा काम क्या था? गटर बना के देने, सीवरेज की लाइन डालनी, डली है, बंद पड़ी है, कचरे के ढेर बन गए। तीसरा काम क्या था? गलियां नालियां सड़कें बना के देनी, वो भी अंदर की, बाहर की तो एनएचए के पास है, बन गई, सब की सब टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है। और
क्या काम था दिल्ली के अंदर? एजुकेशन का काम देना। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी देश के वाहद एक ऐसे नालायक मुख्यमंत्री हैं। मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनिएगा और मुझे को गलत साबित कर दे, मैं अरविंद केजरीवाल जी को 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा अगर मेरे अरविंद केजरीवाल जी बात गलत साबित कर दें। देश का अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी कॉलेज नहीं बना पाया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया। यूनिवर्सिटी तो छोड़ ही दीजिए ना। नई दिल्ली में पिछले 12 साल तक जो एमएलए रहा और मुख्यमंत्री रहा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी नया कॉलेज नहीं बना पाया, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना पाया, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया। ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को देना। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ नहीं बना पाया, उसने दिल्ली में क्या करना? मेरे को गलत साबित कर दे, मैं 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा अगर अरविंद केजरीवाल मुझे गलत साबित करते मेरी बात को। तो ये अरविंद केजरीवाल है। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं हमारा जो शिक्षा का मॉडल है वर्ल्ड क्लास है, हमारा हॉस्पिटल का मॉडल जो है वर्ल्ड क्लास है। आप कह रहे हो कुछ नहीं किया। सारा वर्ल्ड ही क्लास है। मैं बताता हूँ, मेरा भी भाषण जरूर अगर आप चला सको इसमें तो चला देना, आपको आनंद आ जाएगा वर्ल्ड क्लास किसको कहते हैं। तो मैं विधानसभा के अंदर था और मेरे सामने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी थे। तो वो पढ़ रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी लाने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स यूनिवर्सिटी। तो उसमें पढ़ना शुरू किया मनीष सिसोदिया जी ने। एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी होगी, ये ऐसी कैलिफोर्निया में होती हैं, ऐसी जर्मनी में होती हैं, ऐसी फ्रांस में होती हैं, इसमें ऐसे क्लासरूम्स हैं हमारे, इसमें ऐसे। इस दौरान मैंने पढ़ा, जब मैंने उसका बिल पढ़ा मुझे झटका लग गया 11,000 वोल्ट का। अरे ये आदमी बोल क्या रहा है? फिर मैंने बोला, अबे मैंने कहा कोई झूठ की सीमा होगी? जिस यूनिवर्सिटी की तुम बात कर रहे हो, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, सब कुछ गिना दिया। ये तुम्हारे बिल में लिखा है, जो तुम बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी जमीन ढूंढनी शुरू की। उसमें लिखा था उसकी जमीन ढूंढनी शुरू की। जो जमीन उसके लिए ढूंढी वो रिज की निकल आई, और अगली नई जमीन ढूंढने का प्रोसेस अभी शुरू नहीं किया गया है। जमीन ढूंढने का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ, और इन्होंने उसके अंदर जर्मन, इंग्लैंड, अमेरिका सब गिना दिया। अच्छा, आगे क्या लिखा? लिखा है कि जब तक नई यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं मिलती बनाने के लिए, तब तक हम किसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू करेंगे। वो भी नहीं किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ढूंढने का काम भी शुरू नहीं किया। और क्या भाई साहब, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जर्मन के जैसे बच्चे पढ़ते हैं, वहां हमारे ऐसी यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे। अरे निकल के कहां से? यूनिवर्सिटी की जमीन ही नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास वैसे ही वर्ल्ड क्लास है जिसके अंदर ना वर्ल्ड है ना क्लास है। वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट कहां से पढ़ के लाते हैं, क्लास का कहां से जोड़ के कहते हैं ये वर्ल्ड क्लास है। ये ऐसा वर्ल्ड क्लास है। पंडित को हाथ दिखाया किसी ने, तो बोला तुम्हारा बेटा पैसे गिनता गिनता थक जाएगा। वो बेचारा सारा दिन बेटे की आरती उतारे, परमात्मा का धन्यवाद करता फिरे कि अब तो बेटा इतना बड़ा अमीर होने जा रहा है, इतना अमीर होने जा रहा है। पता लगा भी, पूछा जाके, अरे भाई तू तो कहता था पैसे गिनता गिनता थक जाएगा। तो बेटे को तो बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली है। तो कह रहा पैसे तो गिनता वहां, लोगों के गिनता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का वही हाल है। ये वो दातन के व्यापारी हैं। पूछा बेटी के रिश्ते के लिए किसी ने कि ये क्या काम करता बेटा? कह रहा है जी टिम्बर मर्चेंट है बहुत बड़ा। भाषिरो टिम्बर मर्चेंट, कमाल होगी। और बाद में बता क्या लगा? बता क्या है? दातन बेचता है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हाल है। दिखाते हैं टिम्बर मर्चेंट, निकलता है दातन बेचने वाला। आपने कहा अभी कि जैसे कि कॉलेजेस उनके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन 12 कॉलेजेस ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार उसका 100% उसका बयान करती है, और वहाँ पे तनख्वाह नहीं देती। स्थिति ये है कि तनख्वाह नहीं है। तो ये फिर सबको भली भांति पता है। डूटा, डूसू, तमाम सारे लोग, यहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई शिक्षक एलजी के पास जाके गुहार लगाया कि ये कॉलेजेस जो है सेंट्रल के हाथों सौंप दिया जाए और फिर हमें सैलरी के ऊपर। इस पर क्यों नहीं पहल उठा रहे हैं आप लोग? नहीं, सेंट्रल के मैं बताता हूँ, हमारे पास 12 कॉलेज के अलावा बाकी सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे केंद्र सरकार चलाती है। आप सोचिए कि जो आदमी 12 कॉलेज की तनख्वाह नहीं दे पा रहा, वो आदमी कहे मैं वर्ल्ड क्लास बना रहा हूँ। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मैं अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को जितना समझ पाया हूँ ना, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल अमेरिका से प्रभावित है। उससे अवार्ड वगैरह भी लेके आए थे ना, कौन सा अवार्ड मेरे को तो नाम भी नहीं आते। वो जो फ्रॉड अवार्ड वहां देते हैं, इसका इनको भी नाम वहां आया था उसके अंदर। वहां से सीख कर आए। अमेरिका का क्या मॉडल है? अमेरिका एक बसते हुए मुल्क में जाता है जो बहुत सुंदर जी रहे होते हैं, अपने आराम से जिंदगी अपने बना रहे होते हैं, और कहता है कि देखिए तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब हो गई है, मैं तुम्हें स्वर्ग देना चाहता हूं, मैं तुम्हें अमेरिका से सुंदर बना के देना चाहता हूं। वो लोग कहते हैं यार बात तो ठीक है। वो अपने राज्य को पीट पूट के मार मूर के भगा देते हैं। उसके बाद वो जाता है। तो मैं आपको मुल्क गिना के दिखाता हूँ।
अफगानिस्तान में आप देखिए, 1970 से पहले अफगानिस्तान इतना मॉडर्न मुल्क था, सबसे अच्छी इकोनॉमी थी, दुनिया के अमीर मुल्कों में गिना जाता था। इराक की बात कीजिए, ईरान की बात कीजिए, सीरिया की बात कीजिए, लिबिया की बात कीजिए, ये सारी वो कंट्रियां थी। लिबिया के अंदर शिक्षा, पानी, सब कुछ मुफ्त था। लेकिन ये गए, इन्होंने कहा कि हम तो आपको स्वर्ग बना के देंगे। फिर क्या करते हैं? आज अफगानिस्तान देखिए, उजाड़ दिया। लिबिया देखिए, उजाड़ दिया। इराक देखिए, उजाड़ दिया। इन लोगों ने उजाड़ने के बाद क्या कहते हैं? भाई साहब गलती होगी, हम वापस चलते हैं, हम नहीं संभाल पाए। बचे बसाए मुल्क, मॉडर्न मुल्क को उजाड़ कर, तबाह करके अपना लोटा उठा के चल पड़े। नहीं, ये तमाम सारी चीजें ठीक है, एक राजनीतिक मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, तो आपकी बात सही लग रहा है, लेकिन मैं आपको ही बताता हूं, अपने धरातल पे मुझे ये समझ नहीं आता है कि अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, टाइम अभी सब अपने अपने सीटों पे अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप पैसे दे रहे हैं महिलाओं के लिए, जनवरी का खाता, वो बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ। प्रवेश वर्मा जी करते, क्यों आप लोग उसी जगह पे आ रहे हैं जहां उन्होंने एक नया पैमाना बनाने की कोशिश की, फ्री फ्री फ्री, उसी पे क्यों आ जा रहे हैं? नया कुछ क्यों नहीं कर नहीं, पाए? आपको गलत है, ऐसा नहीं है को फ्री फ्री। देखिए, भारत की सरकार जितनी जन कल्याण की योजनाएं लेके आई है, कोई नहीं लेके आया। आप उसको फ्री से मत जोड़िए। जन कल्याण की योजनाएं आज जो भारत सरकार की हैं, लखपति दीदी बनाने का काम हो, ठीक है, ड्रोन दीदी बनाने का काम हो, प्रधानमंत्री ने कितना सशक्त किया। और औरतों का ताकत जब तक आप नहीं देंगे, आप देखो एक डॉक्यूमेंट छपा अभी अमेरिका का, मुझे याद नहीं आ रहा किस यूनिवर्सिटी ने छापा है, कि इंडिया में प्रधानमंत्री जी के 3 इनिशिएटिव से विमेन एम्पावरमेंट में जबरदस्त इजाफा हुआ है। क्या? लाडली बहना योजना लेके आए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार वहां आई, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार। हमने, हमारे दिल में था मोदी जी के कि मुझे अपनी बहन बेटियों को शक्ति देनी है। उन्होंने ये फ्रॉड नहीं किया कि तुम सरकार लाओगे फिर देंगे, सरकार के 3 महीने बाद देंगे। सरकार के अरविंद केजरीवाल जी की अभी सरकार थी, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी भी आज आपका जी बिल्कुल, लेकिन ये कह रहे हैं मैं बाद में दूंगा, अगली सरकार आएगी तो दूंगा, नहीं दूंगा तो पता ही नहीं, तो पहले भी तुमने ऐसी फ्रॉड की हैं। ये आप इनको जन कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, आज दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले जब रैली करके अनाउंस किया कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं भारत सरकार की उल्टा लागू नहीं होने दी, जो चल रही इनको भी खत्म नहीं किया जाएगा। कोई भी जन कल्याण की योजना वो तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ विस्तार कहां हुआ दिल्ली का? दिल्ली आगे कहां बढ़ पाई? दिल्ली कूड़ा का ढेर क्यों बन गई? दिल्ली टूटे सड़कों वाला शहर क्यों बन गई? दिल्ली गंदी हवा वाला शहर क्यों बन गई? दिल्ली टूटी में से गंदा जल आने वाला शहर क्यों बन गई? दिल्ली बड़े हुए गटरों वाला शहर क्यों बन गई? दिल्ली का यमुना जो सबसे स्वच्छ होनी चाहिए, जो हमारी पूजा का स्थान होना चाहिए, वो ऐसी गंदी कैसे होगी कि उसके पास भी कोई नहीं जा सकता? वो तो ये कहते हैं कि आप काम ही नहीं करने दे रहे हैं जी, बार बार हम पे कोई ना कोई केस लगा के हमें जेल के अंदर कर दे, हमारे तमाम मंत्री को अंदर कर दिए। अब स्थिति ये रहेगी कि हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मृत्युंजय जी फिर वो ये मानते हैं ना कि नहीं कर रहे तो छोड़ दो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि आप केंद्र ने करने नहीं दे रहे ना जी, आप करने नहीं दे रहे तो ना। अगले 5 साल फिर कैसे होगा? आप अगले 5 साल भी ये रोना रोएंगे? जब आपको लगता है, अगर आपको दिल्ली से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे किसी कारण से ही, तो आपको खुद को छोड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप सत्ता पे अधीन रहना चाहते हैं और बहाने ढूंढते हैं कि हमें करने नहीं दे रहे। अगर नहीं करने दे रहे तो अगले 5 साल तक कैसे करोगे? बताओ भाई, बताइए ना। मैं आपके साथ, हम बैठे हैं दोनों, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब आप कहो कि भाई साहब मेरे को तो मेरा मालिक करने नहीं देता पॉडकास्ट, मैं करना चाहता हूं, तो फिर आपको यही पूछा जाएगा कि भाई मालिक बदल लो। जब तुम्हें करना ही नहीं देता तो तुम करोगे कैसे? यहां पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो जब हम करने ही कहते हैं दिल्ली, तो फिर आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे ना। हम अपनी बहन बेटियों को भी संभालेंगे, हम इस दिल्ली की गंदगी को भी बाहर निकालेंगे, हम गंदगी नल में से पानी भी स्वच्छ पीने का देंगे। हाँ, हम एक काम नहीं करेंगे, अब्दाली और औरंगजेब की तरह दोनों हाथों से लूटकर उन्होंने लाल किला बनाया था और आपने शीश महल बनाया। अब मुझे बताइए, जब शीश महल बनाना है तब नहीं बीजेपी रोक पा रही। मृत्युंजय जी, जो आज हमें समझने की जरूरत है ना, इससे अरविंद केजरीवाल का दोगलापन दिखाई देता है। तुम अपने घर पे 100 करोड़ लगाना चाहते हो, मखमल के नीचे तुम कारपेट बिछाना चाहते हो 20-20 लाख रुपए के, मखमल के सिल्क के तुम पर्दे लगाना चाहते हो, एक एक पर्दा 10-10 लाख का, टॉयलेट सीट आप 10-10 लाख के ऊपर बैठना चाहते हो, आप किचन चाहते हो 1 करोड़ रुपए की आए,
आपके घर में एक टीवी 25 लाख रुपए का लगे, आपके सारे पर्दे मोटरों से, रिमोट कंट्रोल से चलें, तब तो भाजपा और एलजी आपको रोक नहीं पाता। लेकिन जब गरीब मां चाहती है कि बेटा मुझे भी मोदी की तरह बहुमंजिला मकान बनाकर दे दे, मैं भी पक्के मकान में रहना चाहती हूं, तो फिर केजरीवाल क्या कहते हैं, मेरे को जी काम नहीं बीजेपी करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। तुम्हारा घर बनना था तो कोई रोक नहीं पाया, लेकिन जब गरीब मां का घर बनना था तो तुमने एलजी और सरकार बीजेपी ले आई बीच में। शीश महल के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैंने तो छोड़ दिया है उसे, वो तो कोई भी अगली सरकार आएगी, अगर आपकी सरकार आती है तो आप उस शीश महल में जा सकते। सिरसा जी, आप जो है अरविंद केजरीवाल जी को औरंगजेब कह रहे हैं? नहीं, अवदाली भी, वो दोनों खूबियां इनके अंदर। ये वो लोग हैं, उन्होंने लाल किले खड़े किए थे, इन्होंने शीश महल खड़े किए, दोनों में अंतर नहीं है। अरे दिल्ली में ना कुछ लोग आपसे नाराज भी हैं कि जिनको एक बोतल के साथ एक बोतल शराब मिल रही थी, आप लोगों ने बंद करा दी। इतनी अच्छी ये शराब बात नहीं तो थी। है, एक बोतल के साथ एक बोतल शराब मिलती थी, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी और उनका परिवार भी हमसे नाराज हो रहा होगा, और बहुत शराब कारोबारी भी नाराज हो रहे होंगे, जिनको करोड़ों रुपया घर पे जा रहा था। इसमें तो ये तो बात आपने सही कही है। अब इतना करोड़ों रुपया जो इनके घर पे भी जा रहा था अरविंद केजरीवाल जी पे, जो इनका सपना था कि मैं सबसे अमीर मुख्यमंत्री होऊंगा देश का, वो सपना भी चूर चूर हुआ है। नाराज तो अरविंद केजरीवाल जी भी हमसे। आप सबको जेल ही भेजे जा रहे हैं, आपकी सरकार, सारे नेताओं को उनके? नहीं, सबको नहीं, केवल करप्ट लोगों को। ये अंतर है, बेईमान और करप्ट लोग जेल में, ईमानदार लोग कुर्सी पे। अब आतिशी जी ने कोई गलत काम नहीं किया तो वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया तो जेल में है, सत्येंद्र जैन जी ने गलत काम किया तो जेल में है, मनीष सिसोदिया जी ने गलत काम किया तो जेल में है। जेल में जाना, अगर आपके मन में इतनी लालसा है कि आप शराब घोटाला करेंगे, बिजली घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, और जेल में भी नहीं जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। और कानून ही अरविंद केजरीवाल ने खुद बनाए थे। अच्छा, उनके खुद के पैरामीटर हैं ये सारे के सारे। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो चवन्नी भी नहीं मिली। नहीं तो किसके पास मिली थी? इससे पहले किसके पास मिली थी? जिस लालू प्रसाद यादव को अरविंद केजरीवाल जी सबसे बेईमान मिलते कहते थे, उसके घर से कितने करोड़ मिले थे बताइए? आप सोनिया गांधी को सबसे भ्रष्ट बताते थे, बताइए उसके घर से क्या मिला था? आप राहुल गांधी को सबसे भ्रष्ट बताते थे, उसके घर से क्या मिला था? आप शरद पवार को सबसे भ्रष्ट बताते थे, सर्टिफिकेट देते थे, उसके घर से क्या मिला था? आप मनमोहन सिंह को सबसे भ्रष्ट बताते थे, उसके घर से आप बताइए क्या मिला था? आप करुणानिधि को सबसे भ्रष्ट बताते थे, उसके घर में क्या मिला था? आप मुलायम सिंह को सबसे भ्रष्ट बताते थे, उसके घर से क्या मिला था? कुछ भी नहीं। तो फिर तो भी ईमानदार है। और वैसे तो आजकल अरविंद केजरीवाल जी की उनके साथ दोस्ती है। जो अमीर लोगों का नाम लिया करते थे सबसे भ्रष्ट हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों के नाम बताइए। अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त ना तो अमित शाह जी बन पाए, ना मोदी जी बन पाए, ना राजनाथ जी बन पाए। कौन बने फिर उनके दोस्त? जिन तो लोगों को भ्रष्ट बताते थे, जिनको कहते थे सबसे महान भ्रष्ट है, किनको कहते थे भ्रष्ट बताइए? करुणानिधि जी को आज उनका बेटा उनका दोस्त है, मुलायम सिंह जी को आज उनका बेटा उनका दोस्त है, शरद पवार जी को आज उनका परिवार उनका दोस्त है, शिबू सोरेन को आज उनका बेटा उनका दोस्त है, सोनिया गांधी को उनके आज बेटा उनका दोस्त है। जितने भ्रष्ट लोगों को उन्होंने सर्टिफिकेट दिए थे भ्रष्ट के, उन्होंने, हमने नहीं, उन्होंने सर्टिफिकेट दिए थे भ्रष्ट के, आज सारे गले मिले हुए हैं 40 चोरों की तरह। तो हमने तो नहीं कहा था, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। तो आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि आपकी भ्रष्ट से दोस्ती क्यों होती है? आपको इतना भ्रष्ट क्यों अच्छा लगता है? आप भ्रष्ट नेताओं की कंपनी क्यों एंजॉय करते हैं? पता क्यों मृत्युंजय जी? आप कभी शादी में जाइएगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको शादी में दिखेगी। एक कॉर्नर पे 2-3 डॉक्टर खड़े होंगे, वो डॉक्टरों की बात कर रहे होंगे, वो कह रहा होगा वो प्रिस्क्रिप्शन, वो वाली दवाई आजकल नहीं चल रही, वो वाली काम नहीं कर रही। कुछ जगह आपके जैसे पत्रकार खड़े होंगे, वो कह रहे होंगे यार उस अखबार की सर्कुलेशन खराब हो गया, वो पत्रकार ऐसा लिखना शुरू कर दिया, वो बीजेपी के हक में लिखता, वो कांग्रेस के हक में लिखता है। एक तरफ नेता खड़े होंगे, वो बात कर रहे होंगे, एक तरफ एक और क्लास खड़ी होती है। वो कौन सी होती है? वो तिहाड़ जेल से आए लोग होते हैं। वो क्या कह रहे होते हैं? वो जेलदार जो मेरे टाइम पे था वो बहुत गंदा था, वो जेलदार जो तेरे टाइम पे था ना उसमें वो 2 लोग थे ना, वो बड़े गंदे थे। अरविंद केजरीवाल जी उस क्लास के अंदर घूमते, सब जेल और बेल से लिए लोग इकट्ठे हुए घूमते हैं। आपने उनके मंत्रियों को, इतने सारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया कि हमने उनके मंत्री को नहीं डाला। वो खुद ही कह रहे हैं कि अब आतिशी जी को भी आप लोग डालने वाले हैं। हमें उनके मंत्री को नहीं डाला, करप्शन ने उनके मंत्री को डाला। अब देखिए सभी लूटने लगे। मैं आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल जी को अगर थोड़ी छोटी शब्दावली में बताना हो, अरविंद केजरीवाल क्या चीज है? एक मुल्क का राजा था, उसकी औलाद नहीं थी, उसका अंत समय आया, उसने कहा यार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, बाद में लोग मारेंगे पीटेंगे एक दूसरे को, तो उसने वसीयत लिख दी कि मेरे मरने के बाद जो पहला आदमी मेरे दरवाजे पे आएगा उसको मेरी जगह राजा बना देना। वो खुद चले गया। एक फकीर लोटा लिए घूम रहा था, उसने दरवाजा खड़काया, उन्होंने उसको उठाया, लाया, नलाया, दुलाया और राजगद्दी पे बिठा दिया। फकीर राजा बन गया। तो बड़ा कमाल हो गया। साथ के मुल्क को पता लगा, उन्होंने हमला कर दिया। फटाफट वजीर राजे के पास भागे, अब तो राजा वो था। बोले राजा जी क्या हुआ? बोले साथ के मुल्क वालों ने अपने मुल्क पे हमला कर दिया। कह रहा अच्छा हमला कर दिया,
कह रहा पकवान क्या बने हैं? उनका ये बने। कह रहा नहीं, मुझे 36 तरह के पकवान खाने हैं। तो अब राजा था, 36 तरह के पकवान लग गए, पकवान खाए। अब एक दूसरे से बात करें, वो कहें भैया फकीर आदमी है, कोई जादू टूने से अपने को हो सकता है इस बार बचा ले। उन्होंने कहा राजा जी वो तो अपने मुल्क के अंदर घुस आए हैं। कह रहा अंदर घुस आए हैं? कह रहा कोई बात नहीं। कह रहा मखमल के गद्दे बिछाए जाएं और दासी लाए जाएं जो हवा झेले। तो जी वो अपना आराम फरमाने लग पड़े। फिर देखा जी वो तो मुल्क के अंदर घुस के आया, शहर के अंदर घुसने वाले हो। फिर गए उसके पास, बोले मदरा लाई जाए, हवा चलाई जाए और शाम के खाने का इंतजाम किया जाए। बड़े परेशान भाई, राजा लाके आए थे, क्या बन गया हमारे साथ? फिर एक दूसरे से मंत्री बात करें, कह रहा भाई ऐसा है, देखो फकीर आदमी है, हो सकता है कोई जादू टूना ही होता हो, ये कर देगा। उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर आके बोला, उन्होंने राजा जी वो तो शहर के अंदर घुसने वाले हैं। उसने कहा ऐसा कहिए, हम गजल सुनना पसंद करते हैं, कुछ गजल सुनाने वाले लोग लाइए, मनोरंजन कीजिए। अब गाने गाने वाले, गजलों गाने वाले भी आ गए। वो बड़े परेशान खड़े भी, अब होगा क्या? फिर किसी ने कहा कि भाई राजा ऐसा ही नहीं है इस बार, ये कोई जंतर मंतर से काम कर देगा। उन्होंने कहा राजा जी वो तो महल के अंदर घुस आए हैं। कह रहा अच्छा, महल के अंदर घुस आए हैं? उसने अपना लोटा उठाया, कहता अच्छा फिर मैं चलता हूं, आप संभाल लेना। ये अरविंद केजरीवाल जी वही हैं, सारी दिल्ली अब बर्बाद कर दी है। अब कहते मैं अपना लोटा लेके चलता हूं, तुम संभाल लेना। मैंने शीश महल छोड़ दिया है, अब तुम संभाल लेना। लोटा लेके चले जाएंगे, भरोसा है आपको? देखिए आज दो चीजें अनाउंस होंगी, अभी चुनाव की तारीख अनाउंस होगी और लोटा लेके जाने वाले आदमी की भी तारीख आज ही अनाउंस हो जाएगी, किस तरीके को लोटा लेके जा रहा है। ये जाएगा। शीश महल तो छोड़ के खुद ही भाग गया, कह तो रहा मैं छोड़ के भाग गया। जिसको मुख्यमंत्री बना रहा है वो कह रहा है ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये टेम्परेरी है। अरे भाई अगर वो टेम्परेरी है, तुम्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भी कुर्सी पे बैठने से इनकार कर रखा, फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? वो टेम्परेरी है, तुम बैठ नहीं सकते तो कौन बैठेगा? भाजपा वाला। फिर कहता है इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसका मतलब सरकार तो हमारी बन रही है ना। मृत्युंजय जी जब वो ये कह रहा है कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, तो किसकी सरकार बन रही है? हमारी बन रही है। इसीलिए तो उसको कैंडिडेट फेस कौन है आपका? है ही नहीं कोई, दूल्हा ही नहीं आपका। इसीलिए तो उसको सीएम फेस की चिंता है, क्योंकि सरकार हमारी बन रही है। मैं उनकी चिंता की बहुत कदर करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी आपसे भी जरूर राय लेंगे, कोई चिंता ना करो। हमारे 70 एमएलए सभी कैंडिडेट जो हैं बड़े प्रबल हैं। पार्टी जो जीतकर कैंडिडेट हमारे आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, उसमें से सारे सीएम के लिए बराबर हैं। पार्टी तय करेगी और बनाएगी। और पार्टी केंद्र के नेतृत्व जो है, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जब चलेगी, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी आप भी एक बार कहने आओगे कि धन्यवाद दिल्ली के लोगों का कि तुमने बीजेपी को जिता दिया, डबल इंजन की सरकार बना दी। कम से कम मेरे बच्चे, मेरे पोतरे दिल्ली के अंदर, मेरे पड़पोतरे दिल्ली के अंदर साफ हवा में तो जी पा रहे हैं। मेरे राज में तो बेचारे गंदी हवा में जीते थे। 21,000 लोग मारे गए एक साल के अंदर गंदी हवा के कारण। बताइए 21,000 लोगों के कत्ल का कौन जिम्मेवार है? अरविंद केजरीवाल। तो सर कोई पॉलिसी है आपके पास ये स्वच्छ हवा के लेकर? क्यों नहीं है? केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने पूरे देश को जो स्वच्छ रखा हुआ है दिल्ली के अलावा। अरे भाई दिल्ली में पॉलिसी क्या करेगी जब दिल्ली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ही नहीं लागू करने देते। आज अगर हमारे योजना दिल्ली में लागू होती, 5 लाख तक का फ्री इलाज हर कोई कर सकता था। आयुष्मान भारत के तहत आपके परिवार के, मेरे परिवार को जरूरत पड़ती 5 लाख तक का अच्छे सरकारी अस्पताल में नहीं, बेस्ट प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते कि ना हो। इसलिए हमारी जब पॉलिसी दिल्ली में लागू होगी, मोदी जी का विजन है। मोदी जी ने तो देखिए साबरमती जैसी को इतना साफ कर दिया कि आज उसके ऊपर लोग टहलते हैं और दुनिया उसको देखने आती है साबरमती नदी को। ये यमुना जी आप देखिएगा अगले 5 साल में साबरमती नदी की तरह साफ होगी। ये अरविंद केजरीवाल की नौटंकी ड्रामा नहीं है, ये मोदी जी का वादा है। जब वादा करते हैं तो उसको निभाते हैं। आपका कहना है कि अगले 5 साल में लोग पिकनिक मनाएंगे जाके? मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, और हम इस टीवी चैनल पर आपके पंजाब केसरी के पॉडकास्ट पर पॉडकास्ट करेंगे उसी यमुना जी के किनारे पे। जब दुनिया आसपास मेरे और आपके वॉक कर रही होगी, कोई दौड़ रहा होगा, कोई परिवार के साथ घूम रहा होगा, और मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे होंगे। याद रखिएगा 5 साल में। मैं सबसे आखिर में आपसे अगर रैपिड फायर में कुछ लोगों के बारे में बात करूंगा, और मैं चाहूंगा एक वर्ड में आप उनके बारे में मुझे दें। नरेंद्र मोदी जी। देखिए प्रधान सेवक एक ऐसा जिसकी ईमानदारी के ऊपर दुनिया में कोई भी प्रश्न चिन्ह ना उठा पाए। अमित शाह जी। एक ऐसे चाणक्य नीति जो अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्तर तक जाएं। अरविंद केजरीवाल जी। एक ऐसे नौटंकीबाज जैसे फ्रॉड कि गिनीज वर्ल्ड बुक के लिए अगर दूसरा नाम ढूंढना पड़े तो सैकड़ों नामों के बाद, लाखों नामों में भी एक दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल के बराबर ना आ पाए। मनीष सिसोदिया। अब मैं क्या कहूँ, नटवर लाल का छोटा भाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। अब वो तो बेचारी है ही नहीं मुख्यमंत्री, उनको तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री। तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हम कहेंगे और हम क्या कह सकते हैं।
तो ये थे हमारे साथ रजौरी गार्डन के भाजपा के प्रत्याशी मंजींदर सिंह जी सिरसा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और दिल्ली के सामने भारतीय जनता पार्टी की राय रखी। देखते रहिए पंजाब केसरी।